निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। विद 645 मार्क्स इन नीट 2020। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनका फिजिक्स 0 है। बहुत का कहना है कि उनकी बायोलॉजी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिजिक्स के कारण उनका ओवरऑल स्कोर खराब जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ से ये शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपकी फिजिक्स में जीरो, आप अगर फिजिक्स में 0 हो तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपकी फिजिक्स ठीक ठाक है, उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो वो आपको करने ही चाहिए, और कम टाइम में आप कैसे अच्छा स्कोर करो, क्या क्या आपको करना चाहिए, ये सारे मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। देखो, फिजिक्स से डरो मत, ये भी एक सब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ मॉन्स्टर। बायोलॉजी लोगों की अच्छी होती है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं। अब थ्योरी पढ़ के आप क्वेश्चंस कर लो, आपके सही हो जाएंगे। केमिस्ट्री भी अच्छी होती है क्योंकि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। फिजिकल में देखें तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी अक्सर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है, बट ओवरऑल देखिए तो आपका केमिस्ट्री अच्छा हो जाता है। बट जहां बात आती है फिजिक्स की, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, थोड़ी बहुत आते हैं, अब तो थोड़े ज्यादा आने लगे हैं एनसीईआरटी से। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि उससे आप नीट क्लियर कर पाओ, इतना मार्क्स आप नहीं ला सकते हो सिर्फ थ्योरी पढ़ के। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और आपने क्वेश्चन बनाया और आपके बन गए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप ये जो फिजिक्स है, ये बहुत आप कह सकते हो इतनी डरावनी चीज नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। बस इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि मेडिकल कॉलेज में फैकल्टीज ने किसी स्टूडेंट को बुलाया, उससे कुछ क्वेश्चंस किए और उसने अगर सारे जवाब दे दिए तो उसे डायरेक्ट किसी पेशेंट की सर्जरी के लिए भेज दिया गया? नहीं ना। क्यों हमें डायसेक्शन हॉल में ले जाया जाता है? इसीलिए कि आप पहले आपको उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप सबको जानते हुए भी डायरेक्ट आप ये नहीं कर सकते हो। सेम फिजिक्स के लिए अप्लाई होता है, फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अपने वीक पोर्शन, अपने वीक चैप्टर्स, अपने वीक सब्जेक्ट से डरोगे तो आप अपने वीक पोर्शन को स्ट्रांग कैसे करोगे? सो आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप अपने फिजिक्स को कैसे अच्छा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो आपकी तो नोट्स तैयार हो रही है। और अगर जो सेल्फ स्टडी करे वो भी यूट्यूब से अपनी पढ़ाई करिए और नोट्स प्रिपेयर करिए। जो टॉपिक आज आपकी क्लास में पढ़ाई हुई है या आप यूट्यूब से देख रहे हो, उस टॉपिक के क्वेश्चन उसी दिन लगाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। देखो, क्या होता है कि क्लास में जो हर चीज नोट्स में नहीं करवाई जाती है, कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको बता दिया जाता है डायरेक्ट। तो अगर आप उसी दिन करोगे तो आप जो टीचर्स ने बताया एक्स्ट्रा, वो आपके माइंड में हिट रहेगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आपका यूज हो रहा होगा, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होंगे। क्वेश्चन करने के लिए आप किसी एक बुक को या किसी एक इंस्टीट्यूट के पैकेज को थ्रूली फॉलो करो। बहुत सारे बुक्स से एक बार क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक बुक से बार बार क्वेश्चन करो। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होंगे। मान लो आपने बहुत सारे बुक्स से क्वेश्चंस कर लिए, अब आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि आप सारे क्वेश्चंस के जो आपकी जो मिस्टेक्स है उनको दोबारा रिवाइज कर पाओ। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करो। आप इसके लिए अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल या फिर एमटीजी, डीसी पांडे, जहां से करो, लेकिन आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। अगर वो भी बनने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करो। जो नहीं बनेंगे उसका सॉल्यूशन देखो, फिर से ट्राई करो, जब तक कि उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो जाए। जिद्दी बनो। फॉर्मूला चार्ट या फॉर्मूला डायरी बना लो और उसे बार बार देखते रहो। अपने फॉर्मूला को इस तरह याद करो कि आपका एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला के कारण नहीं छूटना चाहिए। कुछ चैप्टर्स के आप डेरिवेशन कर लो, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन हर चीज की डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। इतना कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी गेन कर लोगे। वैसे भी नीट में ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस आपके घर पे प्रैक्टिस के टाइम या फिर टेस्ट में रॉन्ग हो रहे हैं उसे एनालाइज करो। शुरू में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आपकी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे और नीट आते आते आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो देखो कि किस कारण से रॉन्ग हो रहे हैं।
सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक में भी आपने क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, या फिर आपने ऑप्शंस को सही से नहीं देखा, तो इस पर ध्यान दो। क्वेश्चन पढ़ते वक्त अटेंटिव रहो। फॉर्मूला मिस्टेक मतलब कि आपको फॉर्मूला गलत याद होने के कारण या फॉर्मूला कंफ्यूजन होने के कारण अगर आपकी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रही है तो आप उस पर ध्यान दो, फॉर्मूला अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हो नीट में। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, डेसिमल मिस्टेक हुआ है या फिर आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब ऐसे बोलना बहुत आसान है, बट आप वहां ऐसे मिस्टेक्स करते हो, इसलिए इस पर ध्यान दो, इसे छोटा मत समझो। कॉन्सेप्ट मिस होने के कारण या रॉन्ग कॉन्सेप्ट होने के कारण अगर या फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाने के कारण अगर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो आप किसी फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स से पूछो या फिर सॉल्यूशन देखकर उसे आप फिर से ट्राई करो। अगर आप रेगुलर ऐसा करते रहोगे तो फिर धीरे धीरे आपके ये जो मिस्टेक्स हैं वो रिड्यूस होने लगेंगे और आपके मार्क्स इंप्रूव होने लगेगा। अगर आप सिली मिस्टेक्स, फॉर्मूला मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके आए हो और आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरे बस की बात है, मैं बाद में सुधार लूंगी, तो आप समझो कि आप नीट में भी ये गलती करके आओगे और फिर बाद में पछताओगे कि काश मैंने उस टाइम इस पर ध्यान दिया होता, क्योंकि आपके ये वो मार्क्स हैं जो आप डिजर्व करते थे, फिर भी आप खो दोगे। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, बट ट्रस्ट मी, ये आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। इस टाइम में आपके जो वीक पोर्शन है, आपके जो वीक पॉइंट है, वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो रहे हैं, और इससे बड़ी इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है। इसलिए आप हर दिन अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करने के लिए एक ऐसा टाइम फिक्स कर लो जिस टाइम आपकी लर्निंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा हो। डाउट्स पूछने में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपको वो क्लियर करनी है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपके टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। सोचने तो जो सोच रहे हैं, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आप उन्हें अपने रिजल्ट से जवाब दो। आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और रेगुलर टेस्ट दो, इसे स्किप मत करो। इससे एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा और आपके जो वीक पॉइंट है, आप के जो मिस्टेक्स हैं वो फिल्टर आउट होंगे, जिस पर वर्क करके आप इंप्रूव कर पाओगे। यही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लाखों कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी लेवल क्या है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फाइनली लाखों स्टूडेंट्स से आगे बढ़ के आपको सेलेक्ट होना है। अपना टारगेट बड़ा रखो, क्योंकि आप जो टारगेट सेट करते हो उसका 100% आप नहीं दे सकते हो। इवन टॉपर्स भी 70, 80, 90% तक ही देते हैं। सो अगर आपका टारगेट बड़ा रहेगा तो अगर आपके मार्क्स कुछ ऊपर नीचे भी हुए तो आप सेफ रहोगे। इतना तो रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ उन्होंने मेहनत नहीं की थी, इसलिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अगर आप अभी 11th में हो और 12th के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, या फिर आप 12th में हो या आप ड्रॉपर हो, तो आप 11th की ऑसिलेशंस और वेव्स के साथ 12th की वेव ऑप्टिक्स को कर लो साथ में। दोनों में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं। ग्रेविटेशन के साथ इलेक्ट्रोस्टैट कर लो, बहुत कुछ सिमिलर है दोनों चैप्टर में। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स में फ्रिंज विथ नंबर ऑफ फ्रिंज वाले क्वेश्चन वाले फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड मैकेनिक्स का मेनली फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको एनसीईआरटी के कुछ ग्राफ्स और फिगर्स देख लो। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखो, इससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा और मिस्टेक्स की चांस भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोजेक्टाइल T1 एंड T2 टाइम पे सेम हाइट पे है तो उस पार्टिकुलर हाइट की वैल्यू होगी हाफ इंटू T1 T2 इंटू जी। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रखना है। अगर कम टाइम बचा है और आपका फिजिक्स उतना अच्छा नहीं है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरेटिकल पोर्शंस एनसीईआरटी से पढ़ लो, जैसे 11th की ग्रेविटेशन, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के लॉज पढ़ लो। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, इंपॉर्टेंट फिगर्स कुछ एनसीईआरटी से देख लो। व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस कर लो। ईएम वेव्स की पूरी थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ लो। रे ऑप्टिक्स में सम इंपॉर्टेंट फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी पढ़ लो। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के क्वेश्चंस कर लो। एनसीईआरटी में मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी,
सेमीकंडक्टर की मैक्सिमम पोर्शन की थ्योरी कर लो और सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला याद कर लो और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इससे आपके कम टाइम में अच्छे खासे स्कोर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आप इंपॉर्टेंट PDF शेयर करती रहूंगी।